हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज मैं एक नई सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं जेईई एडवांस में पूछे गए टफेस्ट प्रॉब्लम्स को एक एक करके अपलोड करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये इस टाइप की वीडियोस आपके लिए फ्रिक्वेंटली अपलोड करता रहूँ। तो देखिए, एग्ज़ाम में जो टफ़ क्वेश्चन होते हैं या टफेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में जिनको रखा जाता है वो दो टाइप के होते हैं। एक टाइप तो ऐसा होता है कि जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं और बीच में किसी स्टेप में अटक गए और हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई बहुत भौकाली या बहुत ही जिसमें माइंड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वैसा स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है। और फिर जब हमें बाद में पता चलता है तो हम बोलते हैं ओहो हो, ये था स्टेप। वो मतलब सुन के हमें मज़ा आ जाती है, ओहो काश सोच लेते तो कितना अच्छा रहता। ऐसी फीलिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है, दूसरे क्वेश्चन इस कैटेगरी के होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, मतलब कहीं हम गलती कर ही नहीं रहे हैं और हम उस हिसाब से ऑप्शन टिक लगा देते हैं। लेकिन फिर जब हम बाद में आंसर चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था या माइन्यूट सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था जिसने हमसे गलती करवा दी। तो दूसरी कैटेगरी क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि पहली कैटेगरी में तो आप क्या होगा कि आप क्वेश्चन छोड़ दोगे अगर आपसे आगे का स्टेप नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें तो दूसरे वाली कैटेगरी में तो आपको लगेगा कि आप सब कुछ सही कर रहे हो और आपका आंसर भी सही और उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो दोनों ही वैरायटी के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। तो आज जो हम क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं वो जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का, सर्किल्स चैप्टर का। तो आओ इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो धीरे धीरे इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो है, लेट टी बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स p -2, 7 एंड q2, -5. लेट f1 बी द सेट ऑफ all pairs of circle S1, S2 such that T is tangent to S1 at P and tangent to S2 and at Q and also such that S1 and S2, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन S1 and S2 टच होगा, यहाँ पर S1 and S2 टच ईच अदर एट पॉइंट से M। ठीक है, तो सेट ऑफ सर्किल्स बनाए हैं S1 एंड S2 और क्या है कि टी जो लाइन है, ये जो पी और क्यू को ज्वाइन कर रही लाइन है, ये टेंजेंट टू S1 है एट पी एंड टेंजेंट टू S2 है एट क्यू एंड S1 एंड S2 जो सर्किल्स हैं वो खुद एक दूसरे को पॉइंट M पर टच कर रहे हैं। लेट E1 बी द सेट रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ M एज द पेयर S1, S2 वेरीज इन F1। ठीक है, तो पहले इतना क्वेश्चन समझते हैं कि इतने क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक लाइन है जो P और Q से पास हो रही है जिसको T बोला गया है। S1 वो सर्किल्स हैं जो इस लाइन को P पॉइंट पर टच कर रहे हैं, S2 वो सर्किल्स हैं जो इस लाइन को Q पॉइंट पर टच कर रहे हैं और S1 और S2 खुद भी इंटरनली एक दूसरे को किस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, M पॉइंट पर। ठीक है, तो सर्किल्स जो है ये वेरिएबल है, लेकिन कंडीशन क्या हमेशा फुलफिल हो रही है कि ये S1 वाले सर्किल P पर टच कर रहे हैं और S2 वाले सर्किल Q पर टच कर रहे हैं और ये आपस में M पर टच कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप एक सर्किल का साइज घटाओगे बढ़ाओगे तो ये M पॉइंट चेंज होगा। जैसे हमने सर्किल्स ऐसे कर दिए, ठीक है, इधर वाले का साइज बढ़ा दिया, इधर वाले का घटा दिया, तो ये M पॉइंट की पोजीशन चेंज हुई। और ऐसे नीचे वाले में अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो ये आप देख रहे होंगे कि इसमें भी M पॉइंट की पोजीशन चेंज हो रही है। तो जैसे जैसे सर्किल को हम वेरी करवाएंगे वैसे वैसे M की पोजीशन चेंज होगी। तो पहले पार्ट में क्वेश्चन के हमें क्या निकालना है, M का लोकस निकालना है और M का जो लोकस आएगा उसके पॉइंट्स को हम लोग E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतनी बात अभी तक क्वेश्चन में बोली गई है और फिर अब हम इसके आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे बोला गया है, लेट set of all straight line segments joining a pair of distinct points of E1 and passing through the point R1, 1 be F2। ठीक है, let E2 be set of mid points of line segment in the set F2। तो हम लोग पहले ऐसा करते हैं कि एक बार क्वेश्चन दोबारा फिर से पढ़ लेते हैं जिससे हमें थोड़ी क्लियरिटी और आ जाए और फिर हम E1 वाला लोकस पहले निकालते हैं। तो शुरुआत की लैंग्वेज तो क्लियर है कि ये S1 सर्किल्स हैं, ये S2 सर्किल्स हैं। S1 इस लाइन को P पर टच कर रहे हैं, S2 इस लाइन को Q पर टच कर रहे हैं और ये सर्किल्स आपस में एक दूसरे को M पर टच कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद E1 बी द सेट रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ एज पेयर S1, S2 वेरीज इन F1। F1 तो आप समझिएगा, F1 क्या है, इन सर्किल्स के सेट। तो जैसे F1 में S1 और S2 को हम वेरी करेंगे वैसे वैसे ये M की पोजीशन चेंज होगी, तो हमें इस M का लोकस निकालना। तो पहले तो हम इसकी तैयारी करते हैं कि ये M का लोकस निकालते हैं तो हमें E1 सेट मिल जाएगा। ठीक है,
तो कैसे निकाला जाए? तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ले जाएं तो ये दोनों सर्किल्स की कॉमन टेंजेंट होगी, और सपोज कर लो इसने इस वाली टेंजेंट को, ये भी दोनों सर्किल की कॉमन टेंजेंट है और ये भी दोनों सर्किल की कॉमन टेंजेंट है, तो इसने आर पे इंटरसेक्ट किया। अच्छा, ये जो मैंने ब्लू कलर से टेंजेंट बनाई है इसको कुछ और भी बोलते हैं, याद आ रहा है? कॉमन टेंजेंट के अलावा भी इसके लिए एक वर्ड होता है रेडिकल एक्सिस। तो ये लाइन क्या है? रेडिकल एक्सिस। ठीक, अब रेडिकल एक्सिस की क्या प्रॉपर्टी होती है? रेडिकल एक्सिस की ये प्रॉपर्टी होती है कि इस रेडिकल एक्सिस पर कोई भी ऐसा पॉइंट लो जो दोनों सर्किल के बाहर है, तो उस पॉइंट से दोनों सर्किल्स पर लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर आएगी। ठीक, ये रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर ये देखो, ये आर पॉइंट रेडिकल एक्सिस पर है, तो आर से इस सर्किल पर एक टेंजेंट आर पी खींची गई है और इसी सर्किल पर एक टेंजेंट आर एम खींची गई है। तो ये तो सर्किल की अपनी प्रॉपर्टी होती थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो सर्किल्स पर टेंजेंट खींचो तो वो बराबर होती हैं। ठीक, तो इसमें रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट ना भी यूज़ करें तब भी हम सोच सकते हैं इस चीज़ को कि आर से पी पॉइंट या आर पी टेंजेंट और आर एम ये दोनों बराबर होंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची गई है। तो आर पी बराबर क्या है अपने लिए? आर पी बराबर है आर एम, और आर एम और आर क्यू भी बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि अगेन एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्किल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? आर क्यू के भी बराबर होगा। और ऐसे भी आप इस बात को समझ सकते हो, चूंकि ये आर रेडिकल एक्सिस पर है तो आर पी और आर क्यू बराबर होंगे ना। आर पी और आर क्यू को आप डायरेक्ट ऐसे भी बराबर हो सकते हो क्योंकि ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पर है, तो आर पी और आर क्यू बराबर होंगे, क्योंकि रेडिकल एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लो उससे दोनों सर्किल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आती है? बराबर आती है। तो अल्टीमेटली आर जो है वो एम पी और क्यू से इक्विडिस्टेंट है। तो यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इससे कुछ फ़ायदा होगा क्या एम का लोकस निकालने में? तो मतलब कि क्या है कि हम कैसे भी सर्किल को छोटा करें या बड़ा करें, है ना, तो एम की पोजीशन चेंज होगी, लेकिन हमेशा आर पॉइंट जो आएगा, यानी कि इस वाली टेंजेंट और इस वाली टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, वो पी क्यू और एम से हमेशा क्या रहेगा? इक्विडिस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि एम का लोकस एक सर्किल होगा जिसका सेंटर क्या होगा? आर होगा, और पी और क्यू उसके लिए क्या, किसका काम करेंगे? एंड्स ऑफ डायमीटर का। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, हेंस लोकस ऑफ एम विल बी अ सर्किल विद पी क्यू एज एंड्स ऑफ डायमीटर एंड आर एज सेंटर। अगर किसी को ये बात नहीं क्लियर है तो एक बार देखो फिर से समझ सकते हो कि इन सर्किल्स को जब भी चेंज करेंगे, लेकिन ये आर हमेशा पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यानी कि और आर जो है वो पी क्यू और एम तीनों से इक्विडिस्टेंट है। तो यानी कि पी और क्यू को अगर हम डायमीटर के एंड्स मान के सर्किल बनाएंगे, तो चूंकि आर मिड पॉइंट है तो आर सेंटर का काम करेगा, और आर क्यू, आर पी और आर एम तीनों बराबर है, तो ऑटोमेटिकली वो सर्किल हमेशा एम से पास होते हुए जाएगा। ठीक है ना, पी और क्यू को एंड्स ऑफ डायमीटर लेके अगर कोई सर्किल बनाएंगे तो उसका सेंटर आर हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू का मिड पॉइंट आर है। ठीक है, और चूंकि आर से ये भी डिस्टेंस बराबर है, तो आर एम, आर क्यू और आर पी सब रेडियस हो गए, यानी ये एम पॉइंट उस सर्किल के सरकमफ्रेंस पर आएगा, तो हमेशा ये एम पॉइंट से पास होते हुए सर्किल जाएगा। तो लोकस ऑफ एम क्या होगा? एक ऐसा सर्किल जिसके पी क्यू क्या है? एंड्स ऑफ डायमीटर है। तो यानी कि अब इवन सेट जो है वो हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इवन सेट कौन सा था, याद है ना? इवन सेट वो था जो लोकस ऑफ एम को रिप्रेजेंट करा था। हम लोग ने क्वेश्चन बोला था, लेट इवन बी द सेट रिप्रेजेंटिंग लोकस ऑफ एम एस पेयर S1, S2 वेरीज इन F1। तो चलो अब इवन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इवन की इक्वेशन क्या होगी? इवन की इक्वेशन होगी पी और क्यू जो है आपके वो एंड्स ऑफ डायमीटर है, तो डायमेट्रिक एंड से आपको सर्किल की इक्वेशन लिखनी आती है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और चाहो तो इसको ओपन करके भी लिख लो, तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर आएगा और माइनस का 2y आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, और
ये कितना आ जाएगा, माइनस का 39 इज इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये आ गई E1 की इक्वेशन, ठीक। अब ऐसा करते हैं, E1 इस पर डिपेंडेंट था, E2 वाला आंसर। तो अब एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि E2 क्या था। लेट सेट ऑफ ऑल straight line segments joining a pair of distinct points of E1 and passing through the point R1, -1 be F2। अच्छा ठीक है, F2 ऐसी लाइंस हैं जो कि E1 की कॉर्ड तो हैं, लेकिन साथ साथ वो 1, 1 से भी पास हो रही हैं। तो 1, 1 से कितनी कॉर्ड्स पास होंगी, किसी एक पॉइंट से सर्किल की कितनी कॉर्ड्स बनती हैं, इनफाइनाइट। तो 1, 1 से E1 सर्किल की जितनी कॉर्ड्स बनेंगी उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, F2। अब लेट E2 बी द सेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट इन द सेट F2। अच्छा तो ठीक है, मतलब कि जो कॉर्ड्स बनेंगी जो 1, 1 से पास हो रही होंगी, E1 की वो सारी कॉर्ड्स जो 1, 1 से पास हो रही होंगी, उनके मिड पॉइंट्स का लोकस है E2, ठीक है। तो क्या बोला गया कि E1 लोकस सब लोग निकाल चुके हैं, ठीक। और वो लोकस क्या आया है, सर्किल आया है। फिर उन्होंने बोला है कि लेट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन E1, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर क्या गया कि E1 में अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइंस बनाई गई हैं, यानी कि क्या बनाई गई हैं, एक तरीके से सर्किल की कॉर्ड्स बनाई गई हैं, ठीक। और वो सारी कॉर्ड्स किससे पास हो रही हैं, 1, 1 से, है ना। ये R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 1, 1। तो क्वेश्चन ये बोला है, लेट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E1 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट R1, 1 बी F2। अब E2 क्या है, लेट E2 बी द सेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स इन द सेट F2। तो ये जो सारी कॉर्ड्स बन रही, तो देखो सबका अलग अलग मिड पॉइंट आ रहा है, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये। तो हमें क्या करना है, इन सारी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास E1 की इक्वेशन है, ये E2 नहीं है, E1 है यहाँ पर, कि E1 की ये इक्वेशन थी, उसको सिंप्लीफाई करके ये बोल दिया। तो इस सर्किल की कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, वो वाली कॉर्ड जो 1, 1 से पास हो रही हैं। तो ये बताओ, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट्स की इक्वेशन क्या होती है, ये E1 की इक्वेशन है ना, E2 नहीं है, E2 तो निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट की इक्वेशन क्या होती है, T इज इक्वल्स टू S1, ठीक। सर्किल का नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना। तो किसी भी एक रैंडम कॉर्ड का मिड पॉइंट H, के मान लिया, तो T कैसे लिखते हैं, x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1), y की जगह y + y1/2, तो y + k/2 -39 इज इक्वल्स टू S1 क्या मतलब H, के पॉइंट सर्किल में रख दो, तो h² + k² -2 k आ जाएगा ना, माइनस का 39। तो कांस्टेंट से कांस्टेंट तो जो आपका है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई क्या करें, ये जितनी भी ये जो भी इक्वेशन है, ये मतलब जो भी लोकस आ रहा है, इस पर क्या लाई करेगा, 1, 1 लाई करेगा ना, क्योंकि सारी की सारी जो कॉर्ड्स हैं जिनके मिड पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं, जो कि ये है, वो सब किससे पास हो रही हैं, 1, 1 से। तो 1, 1 इस पर सेटिस्फाई करवा के जब सिंप्लीफाई करेंगे तो किसकी इक्वेशन आ जाएगी, E2 की। तो अब बस 1, 1 रखना, फिर H की जगह x और K की जगह y रखना, तो तुम्हारे पास E2 जो लोकस निकालना था वो आ जाएगा। और वो भी बाई चांस एक सर्किल आ जाएगा, x² + y² -x -2y + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग ने लोकस तो निकाल लिया, E1 का भी लोकस निकाल लिया, E2 का। अच्छा, E2 का लोकस एक और तरीके से भी निकाल सकते हो, कि चूँकि सेंटर को मिड पॉइंट से ज्वाइन करो तो 90 डिग्री आता है, उस फैक्ट को यूज़ करके लोकस निकालने की कोशिश करना, उससे भी आ जाएगा ना। मतलब कि सेंटर कहीं पर होगा, ठीक है, ये 1, 1 है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि सेंटर को मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। और ये हमेशा ही राइट एंगल रहेगा, और सेंटर और 1, 1 तो फिक्स होंगे। ये पॉइंट H, के कहीं भी मूव करे, चूँकि ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है, तो ये एंगल हमेशा ही 90 डिग्री रहेगा। यानी H, के एक ऐसे सर्किल पर लाई करेगा जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स क्या होंगे, 1, 1 और जो भी E1 का सेंटर आ रहा है ना। और E1 का सेंटर कितना आ रहा है,
0 कॉमा आई गेस 1 आ रहा है, ठीक है। खैर अगर वो नहीं क्लियर तो आपको t बराबर S1 से तो क्लियर होना ही चाहिए ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो E1 भी आ गया और E2 भी आ गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन के मेन पार्ट पे आते हैं, ऑप्शन चेक करने वाले पे। तो पहले फर्स्ट 2 ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है द पॉइंट -2,7 लाइज इन E1। E1 ये है, तो पुट -2,7 इन LHS। तो -2 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और 7 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो 0 आ गया, यानी कि इस पॉइंट ने इस E1 कर्व को सेटिस्फाई कर दिया है ना। अभी आगे बढ़ने से पहले ये सेकंड वाला ऑप्शन भी देख लें। द पॉइंट 4/5, 7/5 डज नॉट लाई इन E2। ये E2 लिखा हुआ है, तो जरा सा रखो यहाँ पर LHS में। तो पुट 4/5, 7/5 इन LHS। चलो तो जल्दी से रखेगा। तो 16/25 प्लस 49/25 माइनस 4/5 माइनस 14/5 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, तो ये कितना हो जाएगा 65, और ये 25 जाएगा तो 90/25 प्लस में आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, तो -20 - 70 -90, तो 90/25 माइनस 90/25, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, अब जरा पहला और दूसरा ऑप्शन देखो। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है पॉइंट -2,7 लाइज इन E1, और जब हमने -2,7 रखा तो आंसर 0 आ गया। तो यानी कि हमें क्या लगेगा कि पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है पॉइंट 4/5, 7/5 डज नॉट लाई इन E2। ठीक, तो हमने इस पॉइंट को E2 में रखा लेकिन 0 आ गया। ये तो क्या कह रहा था, डज नॉट लाई इन E2, लेकिन यहाँ पर तो 0 आ गया। तो हमें लगेगा कि पहला ऑप्शन जो है वो सही है और दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। पर एक्चुअल में आंसर क्या है कि पहला, और अब यहीं से मेन चीज़ आई, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। लास्ट से 2 ऑप्शन तो सिंपल है, मेन खेल इन्हीं दोनों ऑप्शन में था। अब ये थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, तो अब कैसे समझा जाए इस बात को। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि पॉइंट -2,7 लाइज इन E1। ठीक है, E1 किसका लोकस था, अगर हम रिकॉल करें क्वेश्चन को, तो E1 लोकस था इस पॉइंट M का। क्वेश्चन क्या था कि S1 सर्किल्स -2,7 पे टच कर रहे हैं इस लाइन को, और S2 सर्किल 2,-5 पर टच कर रहे हैं, ठीक है, इस लाइन को, और दोनों सर्किल आपस में M पर टच कर रहे हैं, और फिर M का लोकस पूछा गया था। तो -2,7 यही वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी ना कभी हम बोल रहे हैं कि M जो है वो मूव करते करते यहाँ पर भी पहुँचेगा। अब तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि M जैसे जैसे इधर तुम बढ़ाओगे तो ये वाला सर्किल छोटा होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा। और जब तुम बोल रहे हो कि M यहीं पर आ गया तो यानी इस वाले सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई M कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है जहाँ पर 2 सर्किल टच कर रहे हैं, और M का लोकस जो था वो E1 था। अब E1 पे -2,7 पॉइंट लाई करने का मतलब क्या हुआ कि M कभी ना कभी यहाँ पर आ रहा होगा, और M के यहाँ आने का मतलब है कि ये वाला जो सर्किल है ये श्रिंक होने लगेगा, ठीक, और M और ये पॉइंट कोइंसाइड कर रहे होंगे, तो इसका रेडियस 0 हो जाएगा। तो ये S1 तो सर्किल ही नहीं बचेगा। और दूसरी चीज़ ऐसा सोचो कि ये वाला जो सर्किल है, ठीक है, इसको इस सर्किल को M पर टच करना है, ठीक। अब अगर तुम ये M पॉइंट उठा के यहाँ पर रख दोगे तो कैसे सर्किल बनाओगे, तुम खुद सोचो, ज़रा इमेजिन करो इस चीज़ को कि ये Q पॉइंट है ना, कोऑर्डिनेट पता है, कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये M पॉइंट है। तो इस लाइन को, इस सर्किल को यहाँ Q पर भी टच करना है और M पर भी टच करना है, तो क्या पॉसिबल है, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये एक फ्लैट लाइन जाए, सर्किल के थ्रू तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है तो सर्किल को एक ही पॉइंट पर तो टच कर सकती है ना। और M पॉइंट अगर यहाँ पर आ गया तो इस वाली M पॉइंट था क्या, जहाँ पर दोनों सर्किल टच कर रहे थे, तो एक सर्किल का जब हमने एकदम रेडियस 0 कर दिया तो दूसरे सर्किल को यहीं पर ही टच करना पड़ेगा M पर, क्योंकि M हमने यहाँ पर बोल दिया। तो क्या सर्किल बना पाओगे, नहीं। तो इसका रेडियस 0 हो जाएगा और इसका रेडियस हम लोग बोल सकते हैं काइंड ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं, ये फ्लैट लाइन बन जाएगी। तो उस केस में कर्व जो है
मतलब उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर्किल्स एग्जिस्ट करना ही बंद कर देंगे, है ना। तो फिर E2 के E1 के लोकस आने का मतलब ही नहीं वहाँ पर बनता है, ठीक है ना, क्योंकि M पॉइंट यहाँ पर नहीं आ सकता अगर दोनों सर्किल्स M पॉइंट पर टच कर रहे हैं। वैसे ही सेम लॉजिक से M पॉइंट यहाँ भी नहीं आ सकता, फिर इसका रेडियस 0 हो जाएगा और इसका रेडियस इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अगेन एक फ्लैट लाइन आने लगेगी, S1 S2 आना बंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग ने E1 का लोकस निकाला था, जिसकी इक्वेशन एक सर्किल की इक्वेशन आई थी, वो सर्किल तो आएगा लेकिन उसमें 2 पॉइंट P और Q नहीं आएंगे। मतलब जो M का लोकस हम लोग ने E1 के थ्रू कलेक्ट किया था उसमें ये P और Q पॉइंट नहीं आएंगे, है ना। तो इसीलिए जो E1 के रेफरेंस में जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है वो सही ना होके गलत हो जाएगा, क्योंकि P और Q पॉइंट उस पर लाई नहीं करेंगे E1 पर, और ऑप्शन ने यही दे रखा है कि -2,7 लाइज इन E1, है ना। अगर आपको नहीं ये बात समझ में आई तो आप दोबारा से एक बार इसको देखो, और मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तब भी नहीं समझ में आता तो आप नीचे कमेंट करना, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। अब जब बात चली रही है तो ये E1 वाला एक और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। द पॉइंट 0,3 डज नॉट लाई इन E1, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट तो है नहीं, 0,3/2 P और Q तो है नहीं। P के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन ने दे रखे थे -2,7 और Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे 2,-5, है ना। तो जल्दी से ऐसा करते हैं, ये वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि 0,3/2 डज नॉट लाई इन E1। तो रख दो जल्दी से यहाँ पर, तो 0,3/2 तो 0 + 2 इंटू, देख रहे ना भाई कैलकुलेशन यहाँ पे, 0 - 2 प्लस 3/2 रखना है ना, तो 3/2 -7 और 3/2 + 5, और ये चेक कर लेना, इट वुड नॉट बी इक्वल टू 0, रख के देख लेना है ना, क्योंकि साइज जाहिर सी बात है, यहाँ से फ्रैक्शन आ रहा है, यहाँ से इंटीजर आ रहा है, तो सम 0 आएगा ही नहीं, आएगा नहीं आएगा ना। तो यानी कि ये पॉइंट जो है इसने E1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, यानी कि ये पॉइंट E1 पे लाई नहीं कर रहा, और ऑप्शन डी यही बोल रहा है, तो डी ऑप्शन तो सही हो गया, है ना। तो ए ऑप्शन गलत हो चुका है, डी ऑप्शन सही हो चुका है। और जो हमने इनिशियली लगा था, इनिशियली हम लोग को क्या लगा था कि जो बी ऑप्शन है वो गलत होगा, बट वो सही है। तो अब वो समझते हैं कि वो कैसे सही है। 0.4,5, 7,5 4/5, 7/5 डज नॉट लाई इन E2, जबकि हमने जब E2 में रख के देखा तो ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा था। तो ये बताओ कि E2 वाला लोकस आया कहाँ से था। E2 वाला लोकस आया था E1 से, ठीक, ये पॉइंट याद रखना। E2 वाला लोकस आया था E1 से, ठीक। और आया कैसे था, जब हम लोग ने E1 की 2 कॉर्ड्स को ज्वाइन किया था, ठीक है, सॉरी 2 एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया था, तो एक कॉर्ड आई थी और उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस था E2। अब ये बताओ कि क्या E1 में कोई कॉर्ड P से पास हो सकती है या फिर Q से पास हो सकती है कोई कॉर्ड, तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कॉर्ड के लिए दोनों पॉइंट्स कर्व पर होने चाहिए। अब P पॉइंट तो लोकस का पार्ट ही नहीं है ना। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो अभी हम लोग ने पॉइंट देखा है 4/5, 7/5, वो कहीं इस वाली कॉर्ड का मिड पॉइंट तो नहीं है, या फिर इस वाली कॉर्ड का मिड पॉइंट तो नहीं है ना। क्योंकि ये इसने सेटिस्फाई किया है, तो यानी ये किसी ना किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट तो रहा होगा, है ना, क्योंकि इसने सेटिस्फाई कर दिया है। लेकिन अगर ये इस वाली कॉर्ड का, जो कि P से पास हो रही, इस वाली कॉर्ड का मिड पॉइंट हुआ, तो चूंकि ये कॉर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये P पॉइंट सर्किल पर लाई नहीं कर रहा है, तो इसका मिड पॉइंट भी लोकस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। या फिर ये वाली जो Q के थ्रू कॉर्ड जा रही 1,1 से, तो अगर ये कॉर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, तो अगर इसका मिड पॉइंट भी होगा तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, भले वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्यों? क्योंकि ये तो भाई, इसमें तो हम लोग ने जब ये इक्वेशन निकाली थी E2 की, तो हम लोग ने ये सब थोड़ी ना ध्यान दिया था कि E1 में P और Q नहीं लाई करा। तो अब उस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि P और 1,1 वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, मतलब -2,7 और 1,1 को ज्वाइन कर रही लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। और अगर उस पर 4/5, 7/5 लाई कर गया, तो यानी कि वो इस वाली कॉर्ड का मिड पॉइंट होता, अगर P पॉइंट भी हमारे पास लोकस में होता। लेकिन P पॉइंट हमारे पास लोकस में नहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मिड पॉइंट आ रहा होगा वो भी लोकस में नहीं होगा,
है ना। तो अब एक काम करते हैं, पहले P और ये 1,1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो वो हम लोग ने निकाल लिए, -2,7 1,1 स्लोप निकाल रही, -2 आ गई, तो y माइनस y1 mx माइनस x1। अब जरा ये चेक करो कि ये जो पॉइंट क्वेश्चन ऑप्शन ने यूज़ किया था, ऑप्शन ने पॉइंट क्या यूज़ किया था, 4/5, 7/5। तो 4/5, 7/5 देखो जरा लाई कर रहा है क्या इस पर, तो 7/5 -1 इज इक्वल्स टू -2 इंटू 4/5 -1। तो सिंप्लीफाई करो तो देखो दोनों साइड से क्या आ रहा है, 2/5, 2/5। तो यानी कि ये जो 4/5, 7/5 पॉइंट है, ये एक्चुअल में किसका मिड पॉइंट है, ये जो P के थ्रू कॉर्ड जा रही है उसका मिड पॉइंट है। लेकिन P के थ्रू कोई कॉर्ड E1 में होगी ही नहीं, तो वो फिर E2 के लोकस में भी नहीं आएगी, तो इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होगा वो भी लोकस में नहीं आएगा। सिमिलरली मान लो यहाँ से 2/5 बराबर 2/5 ना आता, तो हम लोग क्या करते कि Q और 1,1 से पास हो रही कॉर्ड की इक्वेशन निकालते हैं, सॉरी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। और अगर उस लाइन पे ये 4/5, 7/5 पॉइंट लाई कर जाता, तो हम क्या बोलते हैं कि चूंकि ये कॉर्ड नहीं एग्जिस्ट करेगी, तो इसका मिड पॉइंट भी हमारे लोकस का पार्ट नहीं होगा। तो अब अगर हम बोलें तो ये वाला जो अपना ऑप्शन है ये क्या हो गया, ये सही हो गया। क्यों? क्योंकि 4/5, 7/5 उस कॉर्ड का मिड पॉइंट है जो P और E2 क्या है, 1,1 से पास होने वाली सारी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस है। लेकिन 4/5, 7/5 उस कॉर्ड का मिड पॉइंट है जो P और 1,1 के थ्रू होते हुए गई होगी। एंड चूंकि P हमारे लोकस का पार्ट नहीं था, तो उसके थ्रू कोई कॉर्ड भी नहीं आएगी, तो उसका मिड पॉइंट भी लोकस का पार्ट नहीं होगा। उसके बाद एक ऑप्शन बचा है C, द पॉइंट 1/2,1 लाइज इन E2। तो ये तो बड़ा आसान सा है, जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो 1/2,1 यहाँ पर रखते हैं, तो 1/4 1/2,1 रखना था, तो +1 -1/2 -2 +1 है ना। तो ये चेक करके देख लेना, ये नॉन जीरो आना चाहिए, ये नॉन जीरो आ रहा होगा, मतलब आप चेक करके इतना तो देख ही सकते हो नॉन जीरो है। तो ऑप्शन ने क्या बोला था कि 1/2,1 लाइज इन E2, लेकिन हमने जब E2 की इक्वेशन में रखा तो देखा उसने सेटिस्फाई इक्वेशन को नहीं किया ना, तब तो फिर बात ही खत्म होगी। मतलब कि ऐसी कोई कॉर्ड नहीं होगी जिसके मिड पॉइंट पे 1/2,1 आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फर्दर चेक करने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली इस क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन सही हुए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। जबकि इनिशियली जब हम लोग ने सॉल्व करना शुरू किया था तो हमें लगा था कि ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी पक्की बात है गलत है। तो ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन की मॉनिटरिंग हमें बहुत अच्छे से कर दी थी। तो मैं चाहूँगा कि आपका कोई भी डाउट हो तो उसको ज़रूर शेयर करें, और प्लस मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कम से कम 2 बार देखें, और जो चीज़ मैंने बताई है, क्योंकि स्पेस को मैनेज करना रहता है यहाँ पर, तो मैंने जो चीज़ बताता जा रहा हूँ वो आप साथ साथ लिखते चलना। तो जब आप एक पूरी कॉपी में लिख लोगे ना, तो तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, और जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से फिर मैं और इस सीरीज़ में क्वेश्चंस अपलोड करूँगा जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।